Hello students, today we are going to discuss the next topic in the electricities chapter. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि है हमारा ओम्स लॉ। पिछले बार के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, आई से डिनोट किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, वी से डिनोट किया था। तो ये सारी जो हम लोगों ने बेसिक बातें जो थी वो पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी की थी कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है, एम्पियर है। वैसे ही हमारा जो वोल्टेज है तो वोल्टेज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज़ अ ओम्स लॉ। सो इन द ओम्स लॉ हम लोगों को क्या जानने को मिलता है कि जो हमारे जॉर्ज ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, तो जॉर्ज ओम नाम के साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वोल्टेज और करंट है, सो देर इज़ सम रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। ऐसा जॉर्ज ओम भाई थे, उन्होंने हम लोगों से बोला कि भाई कुछ वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो मैं कैसे डिराइव कर सकता हूँ। तो उसने ऐसा बोला कि भाई वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि मान लो कि वोल्टेज इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो किसके अंदर डायरेक्टली चेंज होगा, इट चेंजेस द डायरेक्टली करंट। ओके, मतलब जो वोल्टेज के अंदर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो करंट के अंदर कुछ भी चेंज होगा, करंट के अंदर कुछ भी चेंज करूँगा तो वोल्टेज के अंदर कुछ भी चेंज होगा। उसने ये बोला कि भाई कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसी मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेरा जो टेम्परेचर है दैट इज़ स्टिल टू बी अ कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं किसी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट का फ्लो करूँगा तो उस करंट का फ्लो जो हो रहा होगा वो उसके प्रोपोर्शनल के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जैसे ही मैं करंट की वैल्यू चेंज करूँगा इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये कौन सी सिचुएशन के अंदर होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर होगा जिसमें टेम्परेचर कैसा है, हमारा कांस्टेंट है। तो ओम ने ऐसा बोला कि जब ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करूँगा, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करूँगा कि जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो मेरा कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर की सिचुएशन के अंदर मैं किसी कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो करता हूँ तो वो जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। तो अब V प्रोपोर्शनल टू I इसने बोला, उसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर V प्रोपोर्शनल टू I। अब मान लो कि V प्रोपोर्शनल I है तो हम लोगों मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है कि इफ़ वी चेंज द प्रोपोर्शनल बाय इज इक्वल टू देन वी हैव टू एडेड सम टाइप ऑफ कांस्टेंट। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कांस्टेंट A to Z से कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकता था, लेकिन हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानते हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया था बाय रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करती है, लॉस करती है। किसका लॉस करती है, या तो वोल्टेज का लॉस करेगी या तो फिर करंट का लॉस करेगी। तो जैसे ही मैं यहाँ प्रोपोर्शनल की जगह पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ R। तो R मैंने कांस्टेंट ऐड किया, I का I तो यहाँ पर है ही, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू IR भी लिख सकता हूँ या फिर RI भी लिख सकता हूँ। नाउ इफ़ आई मेक श्योर कि रेजिस्टेंस यहाँ पर ही रहे, ओके, तो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर रहे तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V बाय I। ओके, या तो फिर V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाय I। और तीसरा जो है इक्वेशन वो क्या बनेगा कि अगर मैं I को यहाँ पर रहने दूँ, I को जो है मैं यहाँ पर रहने दूँ तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो ये तीनों जो है वो क्या है, हमारे ओम्स के लॉ है, 1 2 और ये 3। ये हमारा तीसरा है, ये दूसरा और ये पहला। ओके, फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को सबको याद रह जाए। तो
वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर, कांस्टेंट कंडीशन के अंदर, तो क्या कैसा रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है। तो मान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है, तो V प्रोपोर्शनल टू I। नाउ वी रिप्लेस द प्रोपोर्शनल साइन टू द इज इक्वल टू, देन इट इज डिराइव्ड एज द if we adding the is equal to sign in the proportional sign, then we have to add some type of constant, that is we added the constant of R. Now this is the Ohm's law's first equation. If I want to apply the R's value, then R is equal to V by I, then it is denoted as the second equation of Ohm's law. And now the third is I is equal to V by, okay, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ये तीनों इक्वेशन कैसे बने, हमारे ओम के लॉ के ऊपर से बने। तो ये ओम का लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस का यूनिट बनाना चाहूँ, चलो हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट बनाते हैं। R इज इक्वल टू V बाय आई, ये वैल्यू है हमारे R की। तो रेजिस्टेंस का अगर मुझे यूनिट बनाना है तो वोल्टेज इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। सो इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर इसका क्या है, SI यूनिट है। पर अगर मुझे इजीली याद रखना है तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम। ओके, और ओम को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने सिंबल लिया है ऐसा उल्टा हेडफोन वाला। ओके, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, उल्टा हेडफोन वाला जो सिंबल है वैसे याद रख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा सिंबल है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसको हम लोग ओम कहेंगे। ओके, इसको डिनोट ऐसे करेंगे इस साइन से। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे वोल्टेज इसका यूनिट था वोल्ट, करंट का यूनिट था एम्पियर, वैसे ही रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। ओके, सो यू ऑल हैव टू मेमोराइज इट एंड रिमेंबर इट, ओके, फॉर द फर्दर स्टडी। ओम्स का लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछा जाता है या तो फिर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। सो आज आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, दैट इज़ यू हैव टू एक्सप्लेन द ओम्स लॉ। तो अब मुझे आप लोगों को एक ग्राफ समझाना है जो कि टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं वोल्टेज इसमें चेंज करूँगा तो वो डायरेक्टली किस में चेंज करेगा, करंट के अंदर चेंज करेगा। तो मान लो कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सपोज आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ V एंड I। अगर मैं एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मैं वोल्टेज इस ले लेता हूँ। ओके, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या ले लिया, वोल्ट। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ले लिया करंट, I। ओके, ना अगर मैं वोल्टेज इसमें चेंज कर रहा हूँ, 5 वोल्ट का मैंने वोल्ट बढ़ाया तो 5 एम्पियर का करंट भी बढ़ेगा। 10 वोल्ट कर दिया तो अभी 10 एम्पियर का करंट भी हो जाएगा। 15 वोल्ट कर दिया तो 15 का करंट भी हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न दैट द ग्राफ विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, पिछले स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होता था। तो स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में क्या होता था कि भाई सारे मान लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम के साथ साथ हमारा जो स्पीड है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। तो इसमें भी क्या है, हमारा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन के अंदर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ओम्स लॉ। ओके, तो ये कंडक्टर के बारे में ग्राफ था कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है। कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने देता है उसको कंडक्टर कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को जो पास नहीं होना देता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। ओके, और जिसमें से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहेंगे। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यू ऑलरेडी नो अबाउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, तो वो हमारे करंट या तो फिर वोल्टेज इसको डैमेज करने वाला जो क्वांटिटी है उसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, रेजिस्टेंस है। तो इसमें लिखा इट इज़ डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, यानी कि करंट को ये क्या करता है, बहुत ही डैमेज करता है। तो जैसे ही करंट को कट करना हो तो मैं रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा तो करंट जो है वो कट हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर ऐसी कोई चीज़ है जो वोल्टेजेस या तो फिर करंट का लॉस कर रही है, ओके, तो हम लोग ऐसी चीज़ बना ही क्यों रहे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द voltages and current to be destroyed by the resistance, what are the purpose of the resistance। तो मान लो
कि हम लोग सब जानते ही है कि हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रहा है वो एसी सप्लाई है। अब एसी सप्लाई जो है उसमें 230 वोल्ट्स आते हैं। नाउ इफ़ आई वांट टू चार्ज माय फ़ोन्स बैटरी, अगर मुझे मेरे फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी होती है तो कभी आप लोगों ने फ़ोन की बैटरी को देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा 5 वोल्ट। ओके, तो 5 वोल्ट पे मेरी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। मेरे घर पे आ रहे हैं 230 वोल्ट। ऑल्सो जो मेरे घर पे आ रहे हैं वो वोल्टेज एसी वोल्टेजेस हैं, तो मेरी बैटरी जो चार्ज हो रही है वो डीसी वोल्ट के ऊपर चार्ज हो रही है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो क्या करे कि वोल्टेज जो 230 आ रहा है उसको कट करके 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 फिर कितने वोल्ट पे ले आए, 5 वोल्ट पे ले आए, और 5 वोल्ट पे लेने के बाद फिर मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज करे। तो ऐसी एक चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ चार्जर। तो चार्जर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे रेजिस्टर्स जो होते हैं वो जो जॉइंट किए हुए होते हैं, दैन कोलैबोरेशन किया होता है रेजिस्टेंस का। वो क्या करते हैं 230 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ऑल्सो देर इज़ अ फिल्टर ऑफ RC फिल्टर और LC फिल्टर शुड बी एड इन द चार्जर दैट इज कन्वर्ट द AC वोल्टेज इनटू द DC वोल्टेज। तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली यूज़ किया कि रेजिस्टेंस की हम लोगों को ज़रूरत है। वैसे ही पहले के ज़माने में हम लोग जो रेगुलेटर्स यूज़ करते थे फ़ैन को रेगुलेट करने के लिए, तो फ़ैन को रेगुलेट करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते थे उसमें क्या करते थे कि भाई पहले मुझे अगर 1 की स्पीड पे फ़ैन को ले जाना है तो 1 की स्पीड पे जब भी मैं लेता हूँ तो 4 रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मान लो कि मेरे रेगुलेटर के अंदर 5 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं सर्किट एक ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, सपोज़ मेरा जो रेगुलेटर है उसमें 5 रेजिस्टेंस है। और मेरा रेगुलेटर जो है वो यहाँ पर है, तो अभी इसका जो नॉब है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो जैसे ही मैं 1 पर आऊँगा, यहाँ पर 1 पर, तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पर आ गया तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 1 निकल गया, 4 बढ़ गए। मतलब 4 रेजिस्टेंस के अंदर से वोल्टेज इसको क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। इस वजह से 1 की स्पीड पे हमारा फ़ैन जो होता है वो स्लो हो जाता है। फिर मैं अगर दूसरे पे ले आया रेगुलेटर को तो क्या होगा कि 3 रेजिस्टेंस ही बाकी रहेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस कम होंगे वैसे मेरे फ़ैन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ओके, इफ़ आई गो टू द नंबर 3 दैन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज बाई द 2। अभी 3 रेजिस्टेंस जो है वो निकल गए। ओके, तो अभी 2 ही रेजिस्टेंस बचे, तो और मेरा फ़ैन जो है वो स्पीड में काम करेगा। जैसे ही मैं 5 पे आ जाऊँगा तो मेरा जो रेगुलेटर का जो 5 पे डिजिट होगा तो उससे मेरी जो स्पीड है वो कैसी आएगी, फुल स्पीड पे मेरा पंखा जो है वो चलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते थे पहले, बट इस रेजिस्टेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होते थे। दैट इज़ वाई वी रिड्यूस द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस रेगुलेटर। नाउ वी आर यूजिंग द कैपेसिटर रेगुलेटर इन द प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इट इज़ द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस टू द करंट। तो ये हम लोगों को पता ही है बाय द ओम्स लॉ। ओके, अब ऐसा यूनिट जो है वो वोल्ट पर एम्पियर है या तो फिर ओम भी कह सकते हैं। इसको डिनोट हम लोग ऐसे करेंगे, ये हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देख लिया। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करूँ। रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स करूँ, मैं कोई भी चीज़ का मैं इनवर्स करूँ। इफ़ आई रेसिप्रोक द रेजिस्टेंस बाय आर है तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ मतलब 1/r कर दूँ। तो 1/r को मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ कंडक्टेंस। क्या बोल सकता हूँ, कंडक्टेंस। ओके, तो कंडक्टेंस है वो, कंडक्टेंस का भी ऐसा यूनिट है। कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो उसको कहते हैं हम लोग मोह। क्या कहते हैं हम लोग, मोह, यानी कि ओम का उल्टा। ये भी हम लोगों ने क्या किया था, रेजिस्टेंस का उल्टा आ गया, तो ओम का भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओम का उल्टा होगा मोह, और इसका जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो मोह का जो यूनिट होगा वो भी उसका जो सिंबल है वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, ओम का सिंबल ये था और मोह का ये हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ रेजिस्टेंस का सिंबल था, कंडक्टेंस का सिंबल ये हो जाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हो। ओके, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस में। ओके, क्या क्या है
कि रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ से आया, तो कोई ओम भाई ने एक ऐसा लॉ दिया जिसमें अंदर उसने समझाया कि भाई वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। सो इफ आई रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बाय द इज इक्वल टू, देन आई हैव टू पुट सम टाइप ऑफ कांस्टेंट इनटू इट, then I have added the constant of resistance R. Now put the value of R is equal to V by I. Now it is called as the Ohm's law. If I reciproc the resistance, then it is denoted as the conductance. Now what is the unit of conductance? That is the opposite of ohm, that is a mho. So now conductance SI unit is a mho and its signature is also inverse of the ohm. Okay, चलो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं हम लोग। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है उसको तीन चीज़ें जो है बहुत इफेक्ट करती है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कैसे बढ़ेगा, क्यों कम होगा, क्यों ज़्यादा होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ, जितनी ज़्यादा मैं लेंथ बढ़ाऊँगा उतना रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी कोई भी कंडक्टर की, उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल। अब दूसरा रेजिस्टेंस जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो ये पहला, दूसरा रेजिस्टेंस जो है दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। So how the area affects the resistance? It is inversely affect the resistance. Now what is the meaning of that? मतलब मैं जितना किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ाऊंगा, कि जितना भी मैं एरिया बढ़ाऊंगा, मान लो कि अभी इतना एरिया है मेरा, अब उसकी जगह पर मैं इतना ज़्यादा एरिया कर देता हूँ किसी भी कंडक्टर का, तो इससे सिंपली क्या होगा कि मेरे वोल्टेजेस और करंट जो है वो इजीली पास हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि एरिया बढ़ा दिया है मैंने इस वजह से। ओके, इसमें कम था तो इसमें कम पास होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें ज़्यादा एरिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न वाई द एरिया अफेक्ट्स द मोस्ट टू द रेजिस्टेंस एंड लेंथ अफेक्ट्स द मोस्ट टू द रेजिस्टेंस। चलो पहले जो था फिर से लिख लेते हैं, आर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली इनटू द लेंथ एंड आर प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये दूसरा इक्वेशन है, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो इफ़ आई मर्ज दैट इक्वेशन, अब मैं 1 और 2 को एक साथ में ही लिख लूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, सिंपली मर्ज कर दिया। आर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए से। मैंने सिर्फ मर्ज किया है, ये यहाँ पर 1 है। ओके, कोई एल मत समझ जाना। नाउ अगेन इफ आई वांट टू रिमूव द प्रोपोर्शनल सिग्नेचर, देन आई हैव टू पुट सम टाइप ऑफ कांस्टेंट। नाउ आई पुट द कांस्टेंट इज अ रो एल बाय ए। नाउ व्हाट इज द रो इज द रेजिस्टिविटी, रो is called as the resistivity. Okay, now what is the ro is called as the resistivity of the conductor. now resistivity मतलब कोई भी कंडक्टर की अपने अंदर की जो लॉस करने की क्षमता जो होती है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे ऑफ दैट रेजिस्टेंस। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना देखना था कि जो रेजिस्टेंस के ऊपर फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो देखे, रेजिस्टेंस क्या है वो देखा, ओम्स का लॉ देखा। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ओम्स लॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ फिगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का factors affecting resistance। ओके, तो ये 2 आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन ओम्स के लॉ के अंदर आप लोगों को फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर आप सिंपली कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये तो बताना रहेगा कि ओम्स के लॉ के लिए आप फिगर जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मान लो कि ये जो है वो हमारा बैटरी है, बैटरी यानी कि बैटरी में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा हाई पोटेंशियल जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे, एक लो पोटेंशियल होगा जिसको हम नेगेटिव कहेंगे। ऑल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर वोल्टेजेस होंगे,
ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो पास हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। और रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की जो साइन है वो इस तरह की है। ओके, आपको रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ द सिग्नेचर साइन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आप रेजिस्टेंस की जो साइन है वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ओम्स के लॉ के लिए इंपॉर्टेंट फिगर है। आप लोगों को पहले फिगर ड्रॉ करनी है, फिर ओम्स का लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसका इक्वेशन लिखना है, फिर उसको प्रूव करना है, और फिर उसका एक ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पर क्या लोगे, वी लोगे, और यहाँ पर क्या लोगे, आई लोगे। तो ये हो गया आप लोगों का ओम्स लॉ। अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो इस तरह से हम लोगों को ओम के लॉ को डिराइव करना पड़ेगा। Now for the second question you have to write this like resistance is dependent directly on the length, resistance is dependent inversely to the area, and merge that equation R is equal to L by A and then R is equal to rho L by A. Okay, and draw these types of figure that can give you a full marks. Okay, that's it for today. If you had any kind of doubt, ask me on the comment section and ask me on the WhatsApp, or you can contact me on the Instagram also. Okay, chalo, that's it for today. Till then, bye bye everyone.